ये कहानी है एक ऐसे दरख्त की जिसके करीब जाना मौत को दावत देना था, क्योंकि जो भी वहां गया वो वापस नहीं आया। हिंदुस्तान के एक पुराने गांव रामपुर में कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और खामोश शामें थीं। इसी गांव में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम था चंदा। चंदा अकेली थी और जिंदगी गुजारने के लिए लोगों के घरों में काम करती थी। चांदा को गांव के सबसे बड़े घर में काम मिल गया। उस घर की मालकिन थी ललिता देवी। ललिता देवी बहुत अमीर लेकिन दिल की बहुत सख्त थी। अच्छा, तो तुम हो चंदा? एक बात कान खोल के सुन लो, खाना तब मिलेगा जब काम पूरा होगा, वरना मैं तुम्हारे सांस लेने पे भी पाबंदी लगा दूंगी। दफा हो जाओ, अब काम करो। ललिता देवी चंदा से दिन रात काम करवाती और जरा सी गलती पे उसे झाड़ती और मारती भी थी। चंदा खामोशी से सब बर्दाश्त करती। रात को चंदा अकेले बैठकर रोती। कोई वो अक्सर आसमान की तरफ देखती लेकिन कुछ कहती नहीं। एक दिन ललिता देवी ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी सजा ये है कि तुम आज रात गांव के उस खौफनाक पीपल के दरख्त के पत्ते तोड़ कर लाओगी। वो दरख्त मैं नहीं जाऊंगी। जो भी उसके पास गया वापस नहीं आया। अभी जाओ, वरना। चांदा आहिस्ता आहिस्ता गांव से बाहर गई। हवा ठंडी हो गई, खामोशी छा गई। वो पीपल के दरख्त के पास पहुंची। दरख्त बहुत पुराना था, शाखें टेढ़ी मेढ़ी और पत्ते हिल रहे थे। जब वो दरख्त के पास पहुंची तो अचानक आवाज आई, चंदा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ये सुनकर चंदा डर से जमीन पर गिरती है और बेहोश हो जाती है। बिजली कड़की और दरख्त से एक खौफनाक चुड़ैल निकली और चंदा के अंदर दाखिल हो गई। चंदा खामोशी से वापस घर आई, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। ललिता देवी चीखी, कहाँ मर गई थी? इतनी देर क्यों लगा दी? चंदा ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम कौन होती हो पूछने वाली? ये मेरा घर है। तुम्हें तो मैं सुबह देखूंगी। ये बोलकर ललिता देवी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। चंदा ललिता देवी के पीछे पीछे ही उसके कमरे में आ जाती है और उसे कहती है, उठ मेरे बेड से और निकल जा इधर से। ये मेरा बेड है और निकालूंगी तो मैं तुम्हें अपने घर से। चंदा गुस्से में चुड़ैल बन जाती है और ललिता देवी डर के कमरे से भाग जाती है। अगली सुबह चंदा जो के चुड़ैल बन चुकी थी, अब उस घर की मालकिन थी और ललिता देवी से घर के सब काम करवा रही थी। दिन गुजरते गए और ललिता देवी उस घर की नौकरानी बनकर रह गई। एक रात ललिता देवी ने घर से भागने का इरादा किया और वो इसमें कामयाब भी हो गई, मगर उसे क्या मालूम था कि चुड़ैल उसका पीछा कर रही है। वो चुड़ैल से कहाँ भाग सकती थी। चुड़ैल ने ललिता देवी को पकड़ लिया और उसे घसीटती हुई घर ले जा रही थी। एक गांव वाले ने ये सब होते देख लिया। चुड़ैल ललिता देवी को वापस घर ले आई और उसे खूब मारा और उसे एक कमरे में बंद कर दी। अगली सुबह वो चरवाहा सब कुछ गांव वालों को बताता है। पहले तो गांव वाले उसकी बात का यकीन नहीं करते। आज रात हम ललिता देवी के घर जाकर खुद सब कुछ देखेंगे। रात को सब गांव वाले ललिता देवी के घर पहुंच जाते हैं, मगर बहुत कोशिश के बावजूद भी वो घर में दाखिल नहीं हो पाते, क्योंकि उस घर पे अब चुड़ैल का साया था। चुड़ैल बाहर निकलकर जोर से हंसती है और गांव वाले डर कर वापस भाग जाते हैं। अगले दिन गांव वाले ये मामला गांव के बड़े बुजुर्गों को बताते हैं। गांव के बड़े फौरन समझ जाते हैं कि ये उस दरख्त का ही क्या दुरा है। हमें फौरन उस दरख्त को जलाना होगा, कहीं बहुत देर न हो जाए। रात को गांव वाले वो दरख्त जलाने निकल पड़ते हैं। वो रात इंतहाई खौफनाक थी और अचानक बारिश भी शुरू हो जाती है, मगर गांव वाले हार नहीं मानते और चलते रहते हैं। चुड़ैल को इस बात का पता चल जाता है और वो गांव वालों का रास्ता रोक लेती है। गांव वाले पहले घबरा जाते हैं, मगर फिर बुजुर्ग उन्हें मशवरा देता है कि आग जलाओ। जब वो आग जलाते हैं तो चुड़ैल गायब हो जाती है और वो आग जलाए हुए चलते रहते हैं। आखिरकार वो दरख्त के पास पहुंच जाते हैं। दरख्त बहुत खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। बारिश थम जाती है, मगर बिजली अभी
बोलती है, आज इस नहूसत को खत्म करना ही होगा। अचानक तूफान आता है और दरख्त की शाखें हिलने लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे दरख्त के अंदर से कोई झांक रहा है। फिर अचानक चुड़ैल नमूदार होती है और हवा में उड़ती हुई दरख्त पर जा बैठती है। दरख्त को जल्दी आग लगाओ। उनमें से एक हाथ में पकड़ी आग दरख्त पर फेंक देता है। दरख्त जलने लगता है। दरख्त की सारी शाखों तक आग पहुंच जाती है और दरख्त के साथ साथ चुड़ैल भी उसी आग में जल जाती है। अगली सुबह गांव के लोग देखते हैं कि चंदा गांव में वापस लौट आती है। वो समझ जाते हैं कि गांव से अब उस दरख्त का साया उठ गया है। लालिता देवी को भी उसके जुल्म की सजा मिल चुकी थी। वो भी चंदा से माफी मांगती है और उस गांव में फिर कभी साया वापस नहीं लौटा।